नमस्कार। स्वागत है आपका वर्ल्ड इस वीक के इस एपिसोड में। कुछ अपरिहार्य कारणों से हमारी बैठक नहीं हो पाई। एक बार फिर वॉशिंगटन डीसी से मन जी हमारे साथ हैं और इस बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं ईरान और इजराइल के संघर्ष के बारे में। मन जी, मेरे इतने सवाल हैं। फिर भी मैं अपने पूरे सवालों को समेटता हूं और 4 से 5 सवाल पूछूंगा। इस जंग का भविष्य क्या है, पहली बात। दूसरा, अमेरिका का रवैया अभी भी कुछ सामने नहीं आ रहा है। तीसरा, यूरोप इस जंग को किस निगाह से देख रहा है। चौथा, चीन की बेचैनी क्यों बढ़ती जा रही है। पांचवा, पूरा मिडिल ईस्ट इस चीज को कैसे देख रहा है। छठा, कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़ा करने वाला है इसराइल। सातवां, अगर भारत पर प्रभाव पड़ सकता है तो किस रूप में है, तेल वेल को छोड़ दे तो। आठवां एक और है, क्या ईरान में पुनः वही होगा जो लीबिया में, ट्यूनीसिया में, सीरिया में हुआ है, या फिर ईरान में शाह राजा पहलवी की युग की पुनर्वापसी होगी, या फिर कुछ ले दे के समझौता होगा, या फिर जो ईरान के तटवर्ती इलाके हैं उनमें भी कुछ हलचल मचते रहेगी, खासकर जो टर्की से सटा है, अजरबैजान से सटा है, या फिर कोई अन्य और चीजें हैं। तो मतलब कुल मिला के ईरान का भविष्य क्या होगा, हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे। खुमैनी तुमैनी ये वो, पूरी मीडिया जगत अभी इस घटना को कैसे देख रहा है, और यह युद्ध रूस और यूक्रेन के युद्ध से थोड़ा कैसे अलग है। क्योंकि जो भारत में अभी मीडिया की रिपोर्टिंग हो रही है वो बेहद उलझी हुई है। नॉनसेंस टाइप की पत्रकारिता है, सिर्फ मसाला दिखा रहे हैं। जो वस्तु स्थिति है जिस पे बात करनी है उस पे चर्चा ही नहीं हो रही है। ये हम सब जानते हैं कि ये जंग कोई आज की जंग नहीं है, पिछले 1400 सालों से चली आ रही है। उसके पहले इसराइल 4000 सालों से एक उत्पीड़ित स्वाभाविक राष्ट्र की श्रेणी में है। 44 बार यरूशलेम को तोड़ा गया, 12 बार उनको खदेड़ा गया, ऐसे दर्जनों आंकड़े हैं। तो इस पूरे जंग के भविष्य को टटोलते हुए आप अपने विचार हमारे सामने रखें कि दुनिया किस तरफ जा रही है और यह युद्ध किस युग में हमें लेकर के जा रहा है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों को। आपने सवाल तो बड़े ही शानदार चुने हैं सर। अ, अच्छे टॉपिक्स हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इसराइल का रवैया आप जानते ही हैं। उन्होंने गाजा में क्या क्या हमला किया है। 60,000 के ऊपर लोगों को मार डाला। तो असली जो उसकी कहानी है वो तो गाजा से शुरू होती है। उनके 58 लोग अभी भी इसराइल के पकड़े हुए हैं हमास ने। उन 58 लोगों में कितने जीवित हैं कितने मर गए हैं इस पे कोई चर्चा नहीं करता। कोई बुद्धिजीवी लेफ्ट विंग का ये नहीं कहता कि भाई उन 58 लोगों को वापस कर दो जिससे कि इसराइल तुमको मारना बंद कर दे। कोई बुद्धिजीवी ये नहीं कहता तुम 60,000 लोग मरवा चुके हो लेकिन उन बंधकों को रिलीज क्यों नहीं कर रहे। इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। कोई ये नहीं कहना चाहता कि आपने उनके लोग पकड़े इसलिए उन्होंने अटैक शुरू किया। आप तो सिर्फ उल्टी गंगा बहा रहे हो कि हाय रे 60,000 लोग मार डाले। वो मारता रहेगा। वो निर्मम देश है, वो अपने नागरिकों की चिंता करता है। अब आते हैं ईरान के ऊपर। ईरान का जो ये जो लड़ाई चल रही है पिछले कुछ दिनों से, इसका प्रीटेक्स्ट यही था कि इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब है। अब इससे जुड़ा सीएनएन की रिपोर्ट थी जो यहाँ अमेरिका की मीडिया में काफी घूमी है। वो रिपोर्ट ये थी कि जो अमेरिका का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, नेशनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, तुलसी गबार्ड जिसकी हेड है, उस डिपार्टमेंट के अनुसार उन्होंने ये कहा था कि ईरान को लगभग 1 साल और चाहिए। 60% ही यूरेनियम एनरिच्ड हुआ है, तुलसी हाँ। गेवार्ड की रिपोर्ट मेरे हाथ में पड़ी है हाँ सर। बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा था कि अभी ये दूर हैं, इतने क्लोज नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने स्टेटमेंट बदल दिया कुछ टाइम बाद। क्योंकि राष्ट्रपति की तरफ से भी आया कि ये बहुत करीब हैं, ये क्लोज टू 87% पहुंच चुके हैं। तो कित 90, 87 से 90। हाँ 90% पे। 90% का मतलब है कि ये तैयार हैं। हम्म। यूरेनियम को अगर 90% तक आपने एनरिच कर लिया तो मतलब आपने बम बना लिया है, ये माना जाता हम्म। है। तो उनका ये कहना था। इसराइल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कह रही थी कि 87% पर है। जब इसराइल ने बोला तो तुलसी गबार्ड का जो स्टेटमेंट था वो संशय में आ गया। लोग उस पर सवाल करने लगे। लेकिन मूल मुद्दे की बात क्या है? मूल मुद्दे की बात है कि वही वो कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर बम बनाने की।
अब हम्म। सवाल यह है कि उसके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम्म। यूएसए की पॉलिसी रही है कि हम नहीं बनाने देंगे उसको। इसराइल का डर वाजिब है। इसराइल, हम्म। आप नक्शा उठा के देखिए, इसराइल एक डॉट की तरह नक्शे पे दिखाई देगा, ईरान काफी बड़ा नक्शे पे दिखाई देता है। मतलब चींटी और हम्म। हाथी की लड़ाई के बराबर समझ लीजिए आप। हम्म। तो अगर इसराइल अटैक कर रहा है, उसको मालूम है कि अगर इन्होंने ये एटमी ताकत बन गए तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रीटेक्स्ट पे उन्होंने अटैक्स शुरू किए। आज मैं अल जजीरा की रिपोर्ट देख रहा था, उस पर बता रहे हैं कि तेहरान शहर में सन्नाटा छाया हुआ है। अच्छा। तेहरान को परसों डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था, तेहरान वालों को इवैक्यूएट कर देना चाहिए। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1.5 से 2 मिलियन लोग छोड़ के जा चुके हैं शहर। हम्म। बेसिक लाइफ का जो एम्यूनिटीज है वो भी स्टैंड स्टिल पर आ रहा है, ट्रैफिक नहीं है सड़कों पर, ग्रोसरी हम्म। स्टोर्स वगैरह बंद हैं। और तेहरान पे हम्म। खूब अटैक हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इसराइल ने सिर्फ अटैक किए हैं, इसराइल ने खूब अटैक खाए भी हैं। झेले अलजी भी हैं। हाँ, अल जजीरा की रिपोर्ट कह रही थी कि ऑफिशियल जो सरकारी आंकड़े हैं कि वो कहते हैं कि 250 ईरानी मर गए, और इसराइल वाले कह रहे हैं कि हमारे 50 मरे हैं। तो 1 से 5 का अनुपात है, जो कि ऑब्वियसली कहीं ज्यादा नंबर बड़े होंगे। लेकिन सवाल वही है कि वेस्टर्न मीडिया, स्पेशली अमेरिकन मीडिया और यूरोपियन मीडिया, इस चीज को किस रूप में देखता है। हम्म। मैं सबसे पहले आपको ऑन ग्राउंड जो यूएसए की रिपोर्ट है वो बताता हूँ कि यहाँ का जो लेफ्ट विंग है, जो विपक्ष है, उनका ये कहना है कि हम इसराइल की लड़ाई हम में हम क्यों पड़े, हम उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं, यही काफी है। पिछले 2-3 दिन से हवा मचा हुआ है, खूब हल्ला मच रहा है कि अमेरिकन एयरफोर्स के विमान मिडल ईस्ट में उड़ रहे हैं। ट्रंप ने भी ट्वीट किया था कि ईरान के हम्म। आकाश पे हमने कब्जा कर रखा है। तो सवाल यही है कि वो मैदान में क्यों नहीं कूद रहा, क्यों हम्म। इसराइल पे अटैक होने दे रहा है। आपको ये भी पता होगा, इसराइल के तेल अवीव में जो अटैक्स हुए उसमें यूएसए की एम्बेसी को भी नुकसान पहुंचा है। हम्म। और यूएस एम्बेसी का नुकसान मतलब सीधे यूएस पे ही अटैक माना जा सकता है। तो अभी तक यूएस से इस लड़ाई में क्यों नहीं कूदा, उसका अहम कारण यही है कि यहाँ से जो विपक्ष का प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर है, वो इतना तगड़ा है कि यहाँ पर चर्चे क्या होते हैं कि हम उनको मदद देंगे, उसकी कॉस्ट क्या क्या होगी, हम अपना डेफिसिट कम करें या इसराइल को हम मुफ्त के पैसे खिलाएं, या हम जाके लड़ाई लड़ें, हम अपने सोल्जर्स को मरने के लिए वहां भेजें। और जो राइट विंग है, जो सरकार, हम्म। जिसकी सरकार है, और जो राइट विंगर्स हैं, एक्सट्रीम राइट विंग, उनका ये कहना है कि आप ईरान में चल रहे उनके संसद के अंदर जो कस्में खाई जा रही हैं, जो नारे लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका, डेथ टू अमेरिका, अमेरिका की मृत्यु हो, इसका मतलब साफ है कि ये हमसे चिढ़ते हैं, ये हमारे दुश्मन है। हम्म। तो रस्सा कशी इधर खूब है, कुल मिला के लेफ्ट का या विपक्ष का पलड़ा बहुत भारी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि सरकार के ऊपर प्रेशर हो कि हम बिला वजह इस लड़ाई में अपनी टांग ना घुसेड़ें। ये बहुत बड़ी बात कही, इसकी चर्चा भारत की मीडिया में नहीं हो रही है। हम्म। ट्रम्प को बेवकूफ दिखाते हुए, असमंजस की स्थिति दिखाते हुए, ईरान की मर्दानगी को सामने रखते हुए, मुस्लिम देशों का प्रेशर ग्रुप दिखाते हुए रवीश कुमार यहाँ ये बात बोल रहे हैं। उन्होंने एक बार भी ये बात नहीं कही कि इसमें मुख्य भूमिका अमेरिका के लेफ्ट विंग के एक प्रेशर ग्रुप के रूप में आ रही है। ये सर बड़ी ही अहम बात आपने कही है, इसको थोड़ा सा और विस्तार देते हैं हम। पहली बात तो, यूएसए में विपक्ष की भूमिका काफी स्ट्रांग होती है, यहाँ पर काफी स्ट्रांग उनका होल्ड है अभी भी। और दे विल क्वेश्चन एवरीथिंग, वो करते आ रहे हैं क्वेश्चन। आप एक सिंपल सा उदाहरण है, 250वीं यूएस आर्मी की जो परेड हुई थी, उसका उन्होंने ये लगाया कि $50 मिलियन खर्च हो गए परेड करवाने में। हम्म। तो इस चीज ये अच्छा। यहाँ ये अहम मुद्दा बन गया कि आपने बेफालतू में परेड करा, इतना पैसा खर्च कर दिया। जबकि परेड कराना हर हर देश में होती है, परेड, मिलिट्री परेड हमारे देश में होती है 26 जनवरी की, हम्म। हर साल होती है। कोई ये नहीं कहता कि इस पे कितने करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, ये एक नेशनल लेवल का मैटर है। तो इस तरह से यहाँ छोटे हम्म। छोटे मुद्दे। और ये ईरान इसराइल वॉर तो खैर काफी बड़ा मुद्दा हो गया।
अब दूसरी बात आपने बड़ी दिलचस्प कही कि भारत में ये दिखाया जा रहा है कि ईरान के पास बहुत शक्ति है और सारे देशों से बैकअप कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे वीडियोस भरे पड़े हैं कि जॉर्डन और लेबनान जैसे देशों में, जो मुस्लिम बहुल्य देश हैं, जब हम्म। मिसाइलें जा रही हैं, इजरायली मिसाइलें ईरान पे जा रही हैं अटैक करने, तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, ऐसा क्यों? वीडियो बना रहे हैं, मजे ले रहे हैं। सिया सुन्नी विवाद या सियाओं को जिंदा दफन करने की सुन्नियों की चाहत, जो भारत में औरंगजेब से पहले रजिया बेगम से चली आ रही है। रजिया, बिल्कुल मूल तत्व वही है जो आपने बिल्कुल यही बात कही। ये दो सेक्शंस का जो विवाद है, ये विवाद बहुत तगड़ा है। इसी इसी मुद्दे पर आप ये सोचिए, ईरान के कई लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें मुक्ति चाहिए इस शासन से। हम्म। अब आप ये सोचिए, 1989 से यही सुप्रीम लीडर बने हुए हैं। हम्म। 35-36 सालों से एक ही सरकार है, ईरान में विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। चीज ही नहीं है। तो इस लड़ाई के मायने क्या हैं? वेस्टर्न मीडिया ये कहता है इस लड़ाई का अंत जो होगा, वो दो तीन ऑप्शन कहता है मीडिया। पहला ऑप्शन ये कहता है कि यूएसए और इसराइल ये इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि ईरान में जो रजीम है, सत्ता है, वो बदली जा हम्म। सके। हम्म। पहला तो ये है। अगर सत्ता बदली जाएगी, वहां विपक्ष तो है नहीं, तो आप हम्म। इनको हटाकर सत्ता किसको देंगे? पहलवी जूनियर। पहलवी जूनियर को वापस लाएंगे, जो पिछले हम्म। कितने सालों से इतने ही 1979 से बाहर है, पेरिस में फ्रांस में बैठे है शायद वो हाँ, अभी। पेरिस में बैठे हुए हैं। उनके वीडियोस भी आ रहे हैं, पहलवी जूनियर के हम्म। वीडियोस भी आ रहे हैं पल पल पर कि हमें मुक्ति चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो यह है कि रेजिम चेंज करनी है आपने। ठीक। दूसरा ऑप्शन जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिप्लोमेटिक है कि जी इनको डिस्ट्रॉय करके इसकी हालत इराक इराक जैसी बना दो। हम्म। यहाँ 5-5 किलोमीटर में एक अलग सत्ता है, और हाँ, हर आदमी अपने घरों के हथियार लेकर के अभी भी खड़े होंगे। हाँ, तो इसकी हालत भी इराक जैसी कर दो। हम्म। फिर वापस से आपके उसी सवाल पर आते हैं कि मुस्लिम देश सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, सऊदी अरेबिया हम्म। या फिर तुर्की ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है इस चीज पर। हम्म। तुर्की ने ये तक नहीं कहा कि चलो आप लड़ाई लड़ाई बंद करो, मैं बीच में आकर मीडिएटर, बिचौलिया बनकर आपका मामला सुलझा देता हूँ। वो भी नहीं तुर्की ने कहा। और जो पाकिस्तान, नया मदीना है हमारे बगल में सर। हाँ, पाकिस्तान पाकिस्तान की तो बात ही नहीं रही है। उन्होंने हम्म। शुरू में तो बोला था कि एटम बम हमारा आपके लिए सदैव तैयार है। परसों उनके संसद में बयान आया कि हम जिम्मेदार मुल्क हैं, हम किसी की हम्म। लड़ाई में अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे। वैसे सर मुनीर अभी वॉशिंगटन में ही बैठा हुआ है, हाँ ट्रम्प के जी। साथ चाय नाश्ता कर रहा है। हाँ, यहाँ पर उसका कुछ वेलकम अभी, हाँ, हाँ कुछ अभी न्यूज आया नहीं है। थरूर साहब कह रहे थे कि चाय नाश्ता करेगा और शाम को कुछ एक नया, ट्रम्प के कुछ दोस्त वोस्त हैं उनका पूरा ठेका वोका दे दिया गया है, तो मामला रफा दफा हो गया। इसमें कितनी सच्चाई है? अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको वो बता सकता हूँ जो यहाँ हो रहा है। हम्म। सबसे पहली बात तो, वो यहाँ पर डीसी के होटल में जहाँ रुका हुआ है, वहां पर कई पाकिस्तानियों ने प्रोटेस्ट किया है। अच्छा। जो इमरान खान की पार्टी के सपोर्टर्स हैं, जो अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं, उन्होंने खूब तगड़ा प्रोटेस्ट किया है उसके होटल के सामने। उसके होटल के सामने बड़े बड़े बोर्डिंग्स लगाए हैं उन्होंने। कहा है तुम हत्यारे हो, मास मर्डरर हो, कातिल हो, और तुम तानाशाह हो, फलाना ढिमकाना। बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ही असीम मुनीर खासा पॉपुलर हो, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान की वो पार्टी तो के रबड़ स्टाम्प है। रब वो हाँ, तो रबड़ स्टैम्प है इनफैक्ट कि इमरान खान उससे ज्यादा पॉपुलर है जिसकी इज्जत लुट गई। जिसकी इज्जत लुट गई। तो ये प्रोटेस्ट 2-3 दिन से यहाँ पे खूब चल रहा है। अब सोशल मीडिया पे देखिए इसके वीडियोस खूब फ्लोट कर रहे हैं। रही हम्म। बात लंच की, तो कोई ये सवाल नहीं करता कि यूएसए का राष्ट्रपति किसी एक मुल्क के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल को बुलाकर उससे ट्रेड की बात क्यों कर रहा है? क्या उस देश में हम्म। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं है ये बात करने के लिए? और सबसे अहम बात यह है, पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री की गैरत इतनी नहीं बची कि वो ये कह सकें अपने फील्ड मार्शल को कि तुम किस हैसियत से ट्रेड डील्स करने जा रहे हो वहां पर। बिल्कुल।
ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है व्हाइट हाउस का कि हम ट्रेड डील कर रहे हैं, हम्म। फील्ड मार्शल के साथ हम ट्रेड डील कर रहे हैं। वैसे सर ये जो नया मदीना बना है ये एक ऐसा मुल्क है जो मुल्क न होकर के सेना के पास एक मुल्क है। हाँ, ये बात सच है। इसमें इसमें एक और रूमर फैला था कि असीम मुनीर ने ट्रम्प को ये तक कहा है कि आपने इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई थी आपने रुकवा दी, उसके लिए आपको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। कुछ भी कह सकता है। हाँ, तो नोबेल पीस प्राइज का जब उसने कहा तो भाई ट्रम्प ने कहा तुमने मेरे को इतना बड़ा सम्मान दिया तो मैं एक ढंग का तो लंच में करवा सकता हूँ, आ जाओ खाना खाने। तो इस तरह के मजाक भी चल रहे हैं। खैर, वापस से ईरान और इसराइल की लड़ाई के ऊपर आपका मैं ध्यान एक मजेदार चीज की तरफ आकर्षित कराना चाहूंगा। क्या आपको पता हम्म। है इसराइल ने जो ये मिशन लॉन्च किया है ईरान के खिलाफ, उस हम्म। मिशन का नाम क्या है? सर मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा तो था। मैं इस थोड़ा भूल रहा हूँ सर। हाँ, इस मिशन का नाम है राइजिंग लायन। राइज इन लायन, उठता हुआ शेर। शेर, जो इजराइल का एक लोगो भी है। हाँ, जो इसराइल का एक लोगो है, जो जो ईरान के शाह का, जिसको फ्रांस भगा दिया गया, उसका लोगो भी था ये, हम्म। उठता हुआ शेर। अच्छा, तो इसका मतलब एजेंडा क्लियर है कि शायद जूनियर पहलवी आएगा। जूनियर पहलवी लाने की तो, मतलब एटलीस्ट मिशन नाम से अगर कोई कंक्लूजन निकालना चाहे तो कंक्लूजन तो यही निकल रहा है। सच्चाई क्या है क्या नहीं, इसमें एक बड़ा दिलचस्प सा किस्सा हुआ था 2 दिन पहले कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने वेलिंग वॉल, जहां पर जाके रोते हैं यहूदी, वहां की दरारों में हम्म। एक चिट्ठी डाली थी कि हम राइजिंग लायन मिशन लागू कर रहे हैं और हम शेरों की तरह आ, अपना वर्चस्व मिटने नहीं देंगे, अपना अस्तित्व मिटने नहीं हम्म। देंगे। और उसके बाद ये राइजिंग लायन नाम का मिशन उन्होंने शुरू किया। हम्म। तो इसके भी अलग अलग संदर्भ, इसके अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। कुल मिलाकर अभी सिचुएशन आज एज ऑफ नाउ ये है कि इसराइल में भी कई लोग मारे गए हैं, हॉस्पिटल्स पर अटैक हुए हैं, और ईरान ईरान में भी खूब डैमेज हो चुका है। जो अब आप ये अंदाजा लगाइए, किसी देश की राजधानी अगर खाली हो जाए तो उस देश की चौधराहट कितनी है कितनी नहीं है, उस चीज से ही अंदाजा लग जाता हम्म। है। सर ये जो खुशियां मनाने का दौर है ये सिर्फ जॉर्डन में दिख रहा है या? जॉर्डन में है, लेबनान में है, कम से कम इन हम्म। 2 देशों में तो है। क्योंकि लेबनान में भी तो सिया और सुन्नी है। हाँ, जो सुन्नी है वो जश्न मना रहे हैं, सिया बेचारे मातम मेरे मना रहे हैं, या हुसैन करबला बना ये रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बात वही आ जाती है और वो। एमबीएस का एमबीएस का क्या हाल है सर? एमबीएस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है इस चीज के ऊपर। वो होनोलुलु पे बैठ करके या अभी भी कर रहा होगा। वो तो उन्होंने तो अभी खैर। अभी उन्होंने तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील्स की हुई हैं सारी। हम्म। तो मैं एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का एक पॉडकास्ट सुन रहा था कल। उसने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उसने कहा कि आपने नोटिस किया होगा कि जब ट्रम्प मिडिल ईस्ट के दौरे पे आए थे तो उन्होंने सीरिया के प्रेसिडेंट उस आदमी को बना दिया था जो अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में हुआ करता। आतंकवादी आतंकवादी है। हाँ, मोस्ट वांटेड लिस्ट में था वो, और उसको प्रेसिडेंट बना दिया और उसके साथ हाथ मिला लिया। हम्म। तो उसने ये कहा था कि हो सकता है ईरान में भी ऐसा कुछ हो जाए। तो ईरान का कोई टेररिस्ट आदमी बैठा दे या पहलवी जूनियर को बैठाए। वैसे हाँ, पहलवी जूनियर को बैठाने पर ज्यादा एक्सेप्टेंस हो सकता है, क्योंकि ईरान में एक मास लोग जो हैं, जो खुमैनी की खौफ से भागे, वो आज भी ईरान को भूले नहीं है और अपने घर लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल। ये उम्मीद कर सकते हैं कि खुमैनी जूनियर अगर बनते हैं तो ईरान में शायद पूरे वर्ल्ड में ईरान पहला मुल्क होगा जो इस्लाम त्यागेगा, या फिर त्यागेगा एक्स मुस्लिम बने। या फिर लिबरल वो बने। पूरा अपने, हाँ, फिर अपने आप को नया राजा वो क्या नाम है, साइरस को चुने, अपना नया कैलेंडर भी बनाए और भी कई तरह की चीजें बनाए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। मुझे ये नहीं लग रहा है कि सारे मुस्लिम देश इस बदलाव से बुरी तरह डरे हुए हैं। वो ईरान से उनकी कोई हमदर्दी नहीं है, डर सिर्फ इस बात का है कि इस्लाम को त्यागने वाला पहला मुल्क बन जाएगा ईरान। फिर इस लहर को वो कैसे रोकेंगे? क्योंकि देख। ये तो एक कैद खाना है ना, हम्म। जिसमें जबरिया लोगों को बंधक बना करके रखा है। कोई स्वेच्छा से तो बना नहीं।
ये आपने बात सही कही है, लेकिन ये मुझे पर्सनली मुझे लगता है ये बहुत दूर की कौड़ी है। ऐसा होना भारत बहुत। भारत में तो नहीं होगा सर, भारत में क्योंकि तो नहीं यहाँ है। तो जो, हाँ पाकिस्तान में भी नहीं हो सकता, लेकिन अन्य जो मुल्क हैं, खासकर सऊदी अरब के तो ये हालत है कि उनके 5,000 मुल्ला जेल में बंद हैं। अगर उनको जेल से निकाल दिया जाए ना, तो वो फिर 1980 की महदी वाली क्रांति को दोहरा सकते हैं, एमबीएस को बीच चौराहे पे ये लोग लटका देंगे। ये हालात हैं सऊदी अरब के। नहीं, आपकी बात सच है। ईरान का मुझे ऐसा लगता है कि शाह को वापस पावर में लाएंगे और उसको उसी तरह की सरकार चलाने का मौका मिलेगा जो 1979 से पहले चलती थी, लिबरल, पहले थी। ब्रॉड माइंडेड। मतलब आप दीन को भी मानिए, लेकिन आप दुनिया की मॉडर्न रवायतों को भी उनके साथ चलिए, कुछ ऐसा। पिछले जो पहला सुप्रीम लीडर था खुमैनी और ये खामनाई, दोनों दूसरा सुप्रीम लीडर, हम्म। इनकी इनके रूल में बहुत ही बंदिशें बहुत रही हैं। अनगिनत केसेस हैं हम्म। कि बगैर हम्म। बुर्के के आप बाहर नहीं निकल सकते। पचासियों चीजें हैं, पचासियों केसेस हुए हैं ऐसे, जिसके तहत एक विद्रोह की जो चिंगारी है वो सुलग रही है लोगों के बीच में। हम्म। हम्म। तो मुझे तो कम से कम आश्चर्य नहीं होगा कि अगर इनको हटाकर शाह पहलवी को वापस से ले आए, जूनियर को, और उसको हम्म। इंचार्ज बना दें हम्म। कि आप अपनी फिर से मोनार्की शुरू कीजिए। तो हम्म। इसके होने के चांसेस सबसे सर्वाधिक लग रहे हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज तो खैर बहरहाल ये है कि ईरान के कई सारे डिप्लोमेट्स नेगोशिएट करने के लिए लेबनान या जॉर्डन में कूच कर गए हैं, अमेरिका से हम्म। बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ले दे के मामला। हाँ। अब बस बात एक ही चीज पर टक रही है कि मीडिएटर कौन बनेगा, बिचौलिया कौन बनेगा। यूएसए ने कहा चलो हम बिचौलिया बन जाते हैं, तो ईरान का ये कहना है तुम तो बिचौलिया नहीं, तुम तो पार्टी हो। पाकिस्तान को सर इसीलिए तो नहीं बुलाया है। हाँ, पाकिस्तान को भी नहीं बुलाया, तुर्की को भी नहीं बुलाया। तो दो ही बिचौलिए बचते हैं उस कंडीशन में, या तो तुर्की को बुलाएं वो, या चाइना को बुलाएं। लेटेस्ट न्यूज आज की ये है कि रूस ने कहा है कि हम तैयार हैं मीडिएशन कराने के लिए। हम्म। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ऊंट किस करवट बैठे ये भी देखना दिलचस्प होगा। एक सबसे बड़ी हम्म। प्रोबेबिलिटी तो ये भी लग रही है कि हो सकता है सीज फायर हो जाए, मामला खत्म हो जाए, ईरान अपने यूरेनियम के भंडार उठा के यूएसए को दे दे, कहे ये रहे हमारे यूरेनियम के भंडार, हम नहीं बना रहे एटम एटम बम, हमारी हम्म। जान छोड़ो। यही सबसे तो इजी कुल मिला रास्ता। के सर, कुल मिला के हमारे पास निष्कर्ष निकल रहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को खोल के दिखा दे, पहली बात। दूसरा, खुमैनी को हटा दिया जाए, एक कठपुतली सरकार बनाया जाए। तीसरा, जूनियर पहलवी को वापस लेके आया जाए। चौथा, सीज फायर हो जाए और हमें कुछ पता भी न चले। यही 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 चार पांच कंडीशंस बन रहे हैं। यही चार पांच कंडीशंस बन रही हैं। एक आखिरी कंडीशन ये बन रही है कि चीजें अगर ड्रास्टिकली गलत रास्ते पर जाएं तो एक हम्म। खतरनाक लड़ाई छिड़ सकती है। वो लड़ाई तभी छिड़ेगी जब यूएस से बीच में कूदेगा, हम्म। क्योंकि इसराइल लेकिन के। यूएस की हाँ। लेफ्ट मीडिया वहां पर ट्रम्प की गर्दन मोड़ी है सर। ये लेफ्ट भी बड़ा अजीब है। जहां भारत में रहता है तो इस्लाम इस्लाम करते रहता है, इस्लाम खतरे में है। जहां मुस्लिम देशों में जाता है वहां बुर्के का विरोध करेगा, मानवाधिकार की बात करेगा, लोकतंत्र की बात करेगा। तो मतलब कुछ लेफ्ट की जितनी इज्जत थी वो मटिया पलीद हो गई है कि तुम जहां रहोगे वहां विरोध करोगे, और विरोध का कोई औचित्य नहीं है। भारत में रहोगे तो उनके अधिकारों की बात करोगे कि बुर्के का अधिकार होना चाहिए, हलाला होना चाहिए, मुतहा होना चाहिए, तीन तलाक नहीं होना चाहिए। और जब तुम यही पाकिस्तान में जाओगे तो कहोगे यहाँ नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। तुम जब ईरान में जाओगे तो तुम अपनी परंपराओं का विरोध करोगे, और जब तुम अमेरिका में और फ्रांस में जाओगे तो वो अपने अधिकार को मांगोगे। खैर, ये सब सारी चीजें चलती, तो हमारे पास जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि ईरान का भविष्य इन्हीं तीन चार चीजों पर जाएगा। सबसे ज्यादा जो संभावना दिख रही है वो यही है कि ले दे के मामला सीज फायर हो जाए, एटॉमिक रिएक्टर प्रोग्राम को रद्द कर दिया जाए। यही यही सबसे दूसरा, ज्यादा लग रहा है। एक हाँ यही लग रहा है। जूनियर पहलवी की आने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि जूनियर पहलवी काफी हद तक कश्मीर के राजा हरि सिंह के वंशजों की तरह है, जो कश्मीर से निकाल तो दिए गए, लेकिन उस हरि सिंह और हरि सिंह की औलाद कर्ण सिंह और उसका जो पोता है विक्रमादित्य, इसने कभी भी कश्मीर के निकाले गए लोगों के लिए एक मीटिंग तक नहीं किया, ना कोई सहानुभूति दिखाई। यही हाल सर शहाद राजा पहलवी का भी है।
कि पहलवी ने ईरान से खदेड़े गए भागे गए लोगों के साथ ना कोई ग्रुप बनाया है और ना कोई उनके साथ कोई बैठक की है, बस वो मीडिया में फड़फड़ा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अफगानिस्तान में सत्ता चेंज हुई तो वहां भी अब्दुल्ला के वंशज को बैठा दिया गया। तो इस तरह की अभी संभावना दिख रही है। सबसे ज्यादा जो दिख रही है वो ये है कि ले दे के मामला साफ हो जाए और ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोक दिया जाए। और खुमैनी रहेंगे या नहीं रहेंगे, कहीं कहीं तो ये भी लगता है कि ट्रम्प कुछ चेक एंड बैलेंस पर रखेंगे कि भाई एक सुन्नियों को भी डराने खौफनाक करने के लिए भी एक उनका दुश्मन जिंदा रहे। और कम से कम हाउती विद्रोही या लेबनान का हिजबुल्ला ये सब हाँ, भी जिंदा रहे ताकि उनको भी पैसे दे करके मन मुताबिक दुनिया भर में बवाल पैदा किया जा सके। तो कुछ कुछ ऐसी ही संभावना बन रही है। पर बिल्कुल कहीं बिल्कुल। एक ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मुनीर को इसी चीज के लिए बुलाया गया है कि तू जा संदेश लेके। देखिए, राजनीति में सब कुछ पॉसिबल है। अ, आपने हुतीज और हिजबुल्लाह के ऊपर एक सटीक स्टेटमेंट दिया है। ईरान की ताकत है तीन एच, थ्री एचेस: हम्म। हूती, हिजबुल्लाह और हमास। ये तीन और ताकत। इस्लामिक गार्ड तो है ही। इस्लामिक गार्ड तो उनकी खुद की है, लेकिन उनको बाहर से सपोर्ट इन तीन एच से मिलती है। हमास की कमर टूट चुकी है, हिजबुल्लाह बीच में आएगा नहीं। हूतीस को यूएसए ने पकड़ के रखा हुआ है। और यहीं हम्म। पर ही ईरान की गर्दन फंसी नजर आती है। जो उसके तीन थ्री एच की जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो थ्री एच दबाई जा चुके हैं। सर अफगानिस्तान में सियाओं की आबादी मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, या तो 20,000 है या 20 लाख है। दो में से कोई एक होगा। और सब AK-47 से लैस है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने इस कदर उनका सैन्यकरण किया है। या तो 20,000 है या 20 लाख है, दो में से कोई एक है। हम्म। मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। दुनिया में जहां कहीं भी सियाह हैं उनको हथियारों से लैस कर चुका है इस्लामिक गार्ड, ग- भारत को छोड़ के। भारत को छोड़ के, ये तो आपका मेरा मानना है, लेकिन सच्चाई इससे कितनी परे है, इसका तो अंदाजा किसी को भी नहीं है। आ, हालांकि वो वैसी कुछ बोला नहीं है। यहाँ के सिया लीडर भी एकदम शांत बैठे हुए हैं। सबकी वाट लगी हुई है। खैर, आगे चलिए। देखते हैं क्या होता है। अच्छा लगा सर ईरान के भविष्य के बारे में चर्चा करके। उम्मीद है, होप सो, अच्छे से इसका समस्या का समाधान निकले। एक मनुष्य के होने के नाते हमारी कामना तो यही रहेगी। लेकिन लोग, अभी मैं देख रहा था भारत के सोशल मीडिया पर जो इतिहास के जानकार हैं वो सिर्फ नादिर शाह की बात कर रहे हैं। नादिर शाह के पहले भी साइरस के टाइम से भारत पर अटैक हो रहा है। बिल्कुल। वैदिक काल में जो दसराग युद्ध हुआ है वो भी युद्ध यही है। ईरान भारत का सभ्यतागत दुश्मन है। ये वो बात लोगों को समझ में नहीं आती है। दैत्य और दानव, सुर और असुर असुर। की बिल्कुल। लड़ाई अभी भी चल रही है। दसराग युद्ध वैदिक काल में हुआ है। वहीं से आए हैं शक, वहीं से आए हैं कुषाण, वहीं से आए हैं पहलव, वहीं से माइग्रेट होकर के मंगोल और तुर्क के बाद दोबारा आए, जिनकी सत्ता नादिर शाह या फिर अवध की सत्ता में दिखाई देगी या हैदराबाद के नजीब जंग की दिखाएगी। उनकी औलादे अभी भी भारत में पड़ी हुई हैं। बिल्कुल सत्य तो कहा आपने। ईरान भारत का जन्मजात शत्रु है। ईरान भारत का सभ्यागत शत्रु है, सभ्यतागत शत्रु है। इसमें लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यह लड़ाई देव काल से चली आ रही है और अभी हम कलयुग में हैं। ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। तो ईरान तो भारत का कभी मित्र हो ही नहीं सकता। सत्य कहा आपने, बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल इससे और एग्री करता हूँ। इसका उल्लेख तो शाहनामा तक में है। सोहराब और साफ रुस्तम। लिखा हुआ है। सोहराब और रुस्तम की कहानी आपने पढ़ी होगी। उसमें रुस्तम की जो लड़ाई होती है, वो एक ऐसे देश से होती है जहाँ के लोगों को जादू टोना आता है, जहाँ के लोग देव हाँ। होते हैं। देव शब्द यूज किया है। वो देश भारत ही है। अरे वो रुस्तम है, अग्नि पूजक है। अब इसके बाद भी भारत के लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो इस बात को कैसे कहा जाए कि भारत का स्वाभाविक। बिल्कुल। अब मजहब कोई भी हो, उसके पहले भी पहलवी को आप कैसे भूल सकते हैं, शकों को कैसे भूल सकते हैं, कुषाणों को कैसे भूल सकते हैं, हूणों को कैसे भूल सकते हैं। सब तो वहीं से आए हुए हैं। सब वहीं से आते हैं। और लेकिन ये बात लोग। हाँ, नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। नादिर शाह से यस। 1000 2000 साल पहले से ये द्वंद्व चला आ रहा है। नादिर शाह तो नादिर लेटेस्ट शाह से कड़ी भी था। हो रहा है। हाँ, एक लेटेस्ट हम्म। कड़ी था जिसने अपना बर्बर पना दिखाया था इधर आकर। खैर,
देखने लायक मजेदार सीन होगा। आजकल में तस्वीर और साफ हो जानी चाहिए। आशा है जब तक हम अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे तब तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी कि क्या हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आधे घंटे की वार्ता में हम लोगों ने ईरान के भविष्य के अटकलों को टटोला है, जिनकी चर्चा स्वाभाविक रूप से भारत के मीडिया वर्ग में होनी चाहिए लेकिन हो नहीं रही। और एक बात स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है कि भारत का स्वाभाविक शत्रु कौन सा है। और ये जंग या युद्ध या संग्राम, ये आज का संग्राम नहीं है, वो देव युग से चल रहा है। और देव युग के बाद सतयुग बीत चुका है, द्वापर युग बीत चुका है, त्रेता युग बीत चुका है, और हम कलयुग में हैं। और ये जंग आगे भी चलती रहेगी। समझना है समझिए, नहीं तो भारत का मीडिया वर्ग आपको वैसे ही बरगला देगा। इसके अलावा बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर। अगले हफ्ते फिर हम इसकी अगली कड़ी के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।